गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। मैं प्रेम विद्या मंदिर से दीपक सर, कक्षा 12 मनोविज्ञान में पाठ नंबर 5, जिसमें से आज ये वाला टॉपिक है कि मनोभार के उद्गम स्थान, सोर्स ऑफ स्ट्रेस। तो 20वीं की सदी थी। 20वीं सदी वो कैसी थी? चिंता की सदी थी, जबकि 21वीं सदी मनोभार की सदी है, ऐसा कहा जा सकता है। चिकित्सा अध्ययनों के द्वारा सिद्ध होता जा रहा है कि अधिकतर शारीरिक बीमारियों के मूल में मनोभार कारण रूप होता है। गतिशील परिवर्तन के युग में बदलते हुए माहौल में समायोजन स्थापित करना सरल नहीं है। पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक परिवर्तन या चुनौतियां व्यक्ति के मनोभार को उत्पन्न करती हैं और उनको 3 भाग में बांटा जाता है। तो पहला जो है वो आघातजन्य घटनाएं, दूसरा जीवन की तत्कालीन घटनाएं, दैनिक परेशानियां। तो उसमें से हम पहला देखते हैं आघातजन्य घटनाएं। तो व्यक्ति जीवन में छोटे परिवर्तन सहन कर सकता है, परंतु अचानक जो उत्पन्न होने वाली आघातजन्य परिस्थिति या घटना है, जैसे कि भयंकर आग लगना, भूकंप होना, बाढ़ आना, तूफान आना, किसी दहशतपूर्ण गुनाह का साक्षी बनना, युद्ध, आतंकवाद, अपहरण जैसी परिस्थितियों में पकड़े हुए यानी कि बंदी जाना, ऐसी घटनाओं का प्रभाव लोगों में मनोभार के रूप में प्रकट होता है। तो ये परोक्ष प्रभाव समय बीतने के बाद भी जारी रहता है। जैसे कि भूकंप की भयानकता का भोग बनना हुआ जो व्यक्ति है, या फिर बाढ़ के प्रवाह में फंसे हुए व्यक्ति को इस घटना की भयानकता का अनुभव बार बार होता है। उनके विचार या बात करने से मात्र से वो डर जाना, व्यक्ति खिन्नता का शिकार बने। कुछ लोगों को रात्रि में नींद के दौरान उससे संबंधित भयानक स्वप्न आना, ये सब क्या है? ये उसके प्रभाव तीव्र एवं अत्यंत हानिकारक होते हैं। फिर जो है नंबर 2 कि जीवन की तत्कालिक घटनाएं, कि जीवन में बनी हुई तत्कालीन घटनाएं या आने वाले परिवर्तनों का प्रभाव व्यक्ति में मनोभार उत्पन्न करता है। जीवन में बनने वाली घटनाएं जैसे कि परिवार में अचानक किसी की मृत्यु, शादी का तलाक, वैयक्तिक घटनाएं जैसे कि रहने वाले स्थान में आया हुआ परिवर्तन, खाने पीने की रीति रिवाज में आया हुआ परिवर्तन, या स्वयं को चोट लगना, कार्यरत स्थान पर या अपने अधिकारी के साथ उत्पन्न प्रश्न या हड़ताल या रिटायरमेंट या आर्थिक विषय जैसे कि पैसे की तंगी, कारोबार की मंदी, बेकारी, पैसों का खो जाना जैसी घटनाओं से लोगों पर अलग अलग प्रमाण में मनोभार का प्रभाव देखा जाता है। और नंबर 3 है दैनिक परेशानियाँ। तो दैनिक जीवन में आने वाली जो मुसीबत है जो व्यक्ति में मनोभार उत्पन्न करती है, जैसे कि नौकरी करने वाले गृहिणी के लिए गृह कार्य, बालकों की देखभाल करना, उनका शिक्षण तथा कार्यालय के कार्य हेतु समय को बचाने की परेशानी, दूर नौकरी करने वाले व्यक्ति को आने जाने में होने वाली परेशानी, परीक्षार्थी को ट्रैफिक जाम में फंस जाने या वाहन खराब हो जाए, तो वो सारी जो परेशानियां हैं वो नापसंद परिस्थिति या मुसीबत सामान्य होने पर भी उस मात्रा बढ़ जाने की मनोभार उत्पन्न होता है। अब मनोभार की प्रतिक्रिया हम कैसे कर सकते हैं? जैसे उसके 4 प्रकार हैं। उसमें है शारीरिक प्रतिक्रियाएं। तो व्यक्ति या प्राणी जब कोई बाह्य धमकी या चुनौती का अनुभव करता है, तब परिस्थिति के साथ समायोजन करने के लिए तत्कालीन प्रतिक्रिया देने के लिए अधिक शक्ति की आवश्यकता उत्पन्न होती है। इस परिस्थिति का सामना करने के लिए स्वयं संचालित चेतातंत्र सक्रिय होता है। 1920 में वॉल्टर कैनन ने मानव की समग्र प्रक्रिया का वैज्ञानिक वर्णन करके बताया कि चुनौती या धमकी का सामना करने के लिए शरीर के कोषों में सक्रियता दिखाई देती है, जो अंतःस्रावी ग्रंथियों को सक्रिय बनाते हैं। कैनन ने इस प्रतिक्रिया को लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया के रूप में पहचान कराई है। मनोभार के सक्षम दी जाने वाली शारीरिक प्रतिक्रिया का उद्गम स्थान मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस है, जिसे मनोभार के केंद्र के रूप में भी पहचाना जाता है। हाइपोथैलेमस ऐसी परिस्थिति में 2 मुख्य मार्गों का प्रतिक्रिया प्रारंभ करता है, जैसे कि स्वयं संचालित चेतातंत्र के द्वारा, और दूसरा है मस्तिष्क ग्रंथि को प्रवृत्त करके। तो स्वयं संचालित चेतातंत्र के अनुकंपी तंत्र और परानुकंपी तंत्र ऐसे 2 भाग हैं। अनुकंपी तंत्र के सक्रिय होने से श्वसन क्रिया गहरी एवं गतिशील बनती है। हृदय की धड़कनों का तेज होना, रक्त की नलियों में संकुचन, रक्त का संचार बढ़ना जैसे आंतरिक परिवर्तन होते हैं। इसके अलावा नाक एवं गले के स्नायुओं में परिवर्तन के कारण फेफड़ों में अधिक हवा जाती है। चेहरे के हाव भाव भी आवेगानुसार बदलते हैं। पाचन क्रिया में अवरोध होता है। ये परिवर्तन मनोभार के संकेत होते हैं। एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा रक्त प्रवाह में कॉर्टिकोस्टेरॉइड का स्राव मिलता है, जिससे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। जबकि परानुकंपी तंत्र सक्रिय होने से अनुकंपी तंत्र की अपेक्षा विरुद्ध परिवर्तन होते हैं।
मस्तिष्क ग्रंथि के स्राव कंठ ग्रंथि एवं एड्रिनल ग्रंथि को भी उद्दीप्त करते हैं, जिसके स्राव में कारण अनेक परिवर्तन होते हैं, जैसे कि बरोल अधिक रक्तकण छोड़ता है जिससे खून जल्दी ठंडा हो जाता है, हड्डियों को खोखले भाग से श्वेत कण उत्पन्न होते हैं, यकृत अधिक शर्करा पैदा करता है जो शारीरिक सक्रियता के लिए आवश्यक है। दूसरा जो है वार्तनिक एवं बोधात्मक प्रतिक्रियाएं। तो व्यक्ति मनोभार के सामने कैसी प्रतिक्रिया करेगा उसका आधार मनोभार की तीव्रता पर है। हल्का मनोभार व्यक्ति को कुछ वर्तन के लिए प्रेरित करता है, खाना खाना, जातीय क्रिया करना, आक्रामक बनना आदि। व्यक्ति हल्के मनोभार व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करते हैं तथा कार्य में सुधार करते हैं। जब मनोभार लंबे समय तक रहता है तब वह तीव्र बनता है और व्यक्ति कुसमायोजित व्यवहार करता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में उतावलापन, शिथिलता एवं चिड़चिड़ियापन उत्पन्न होता है। व्यक्ति तीव्र मनोभार एवं नियंत्रण रख सकते तो कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। तीव्र मनोभार के कारण व्यवहार में अवरोध उत्पन्न हो तो भी उसका दमन होता है तो व्यक्ति निसहाय बनकर एकदम निष्क्रिय हो जाता है। मनोभार की बोधात्मक क्रियाओं में जब कोई व्यक्ति मनोभार का अर्थघटन अपने समान एवं स्वहित के लिए अवरोधक परिबल के रूप में करता है तब वह क्षुब्ध बनता है और उसके बोधात्मक कार्यों पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति का ध्यान चुनौती रूप परिस्थिति पर केंद्रित होता है तो उसकी सामना करने की शक्ति कम होती है। व्यक्ति की सृजनात्मक विचारणा, स्मृति एवं निर्णय लेने की शक्ति पर निषेधात्मक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण स्वरूप के तूफान में अचानक फंसा हुआ जहाज का चालक तुरंत योग्य निर्णय नहीं ले सकता है। उसी प्रकार नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया हुआ व्यक्ति यदि घबरा जाए तो उसकी तैयारी होने के बावजूद भी उत्तर देने में फंस जाता है, बिल्कुल सामान्य कक्षा की भूल कर देता है। फिर तीसरा है आवेगात्मक प्रतिक्रियाएं। मनोभार के सामने की आवेगात्मक प्रतिक्रिया अनेक प्रकार की हो सकती है। मनोभार का अर्थघटन किस प्रकार किया जाता है उसके आधार पर प्रतिक्रिया की जाती है। यदि मनोभार उत्तेजित करने वाला एवं नियमन किया जा सके ऐसी चुनौती के रूप में देखा जाए तो विधायक आवेग का अनुभव होता है, जैसे कि आनंद, उल्लास और रोमांच। परंतु मनोभार का अर्थघटन असुरक्षा प्रेरित और जिस पर नियमन संभव नहीं है उस तरह से देखा जाए तो निषेधक आवेग का अनुभव करता है। उदाहरणतः भय, क्रोध, विषाद आदि ऐसी निषेधात्मक आवेगात्मक प्रतिक्रियाएं का तनाव का सामना करने में व्यक्ति के प्रयासों में अवरोध उत्पन्न करती हैं। लोग जिस मनोभार का अनुभव करते हैं उसमें तीव्रता, समय काल, जटिलता तथा भविष्यवाणी की संभावना की दृष्टि से विविधता होती है। जैसे उसमें नंबर 1 तीव्रता कम या अधिक, समय काल लंबा या कम, जटिलता कम या अधिक और भविष्यवाणी की संभावना अचानक या अनुमान के अनुसार होता है। सामान्य रूप से अति तीव्र समय का काल, अधिक जटिल और अनपेक्षित मनोभार हो तो वह निषेधात्मक आवेगिक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करता है, जबकि कम उग्र समय काल का सरल एवं अपेक्षित मनोभार ऐसे निषेधात्मक प्रतिक्रियाओं में परिणमित नहीं होते हैं। व्यक्ति मनोभार की परिस्थिति में किस तरह प्रतिक्रिया देगा वह उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर निश्चित होता है तथा उसके पास के संसाधन जैसे पैसे, चिकित्सात्मक सुविधाएं, व्यक्तिक एवं सामाजिक कौशल एवं मनोभार का सामना करने की पद्धतियाँ भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। इस तरह सभी परिबलों के आधार पर मनोभार के सामना करने की प्रतिक्रिया निश्चित होती है। अब मनोभाव के जो प्रकार हैं वो फिर नेक्स्ट टाइम में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।